ओके, सो अंशिता एंड गौरी, हमने कहाँ से शुरू किया था कि सबसे पहले फिजिक्स है क्या है। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताओ कि फिजिक्स है क्या गौरी। इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और मैं थोड़ा सा कल का भी आपको रिवाइज करवा दूं कि कल हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो हमारे पास साइंस है। अंशिता, आपने 10th में साइंस ही पढ़ी है, आप दोनों ने साइंस पढ़ी है। साइंस के कितने पार्ट्स होंगे अब, क्योंकि आप मेडिकल के अंदर हैं? 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब डिफरेंस क्या है इन सब के अंदर? जो फिजिक्स है, दिस इज अ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, कि वो कैसे मूवमेंट करती हैं, ये तो ये सब आता है किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल्स। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो देखो कितना स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है इन सब चीजों के अंदर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं। जो जो आपके टॉपिक्स हैं इस वक्त +1 के अंदर है चाहे +2 के अंदर हो, उन सभी को एक एक अलग अलग इसकी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, काइनेमैटिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, ग्रेविटेशन का टॉपिक रहते हैं, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इस टाइप से फिजिक्स के रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बायोलॉजी के अंदर 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मेडिकल वाले हो तो बायोलॉजी के बारे में तो आपको प्रॉपर पता ही होना चाहिए कि इसकी 2 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। एक है और दूसरी जूलॉजी। तो जो जूलॉजी है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं? ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी होती है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। ठीक है, एक एनिमल, एक प्लांट। गॉट इट? तो ये साइंस के 3 मेन ब्रांचेस हैं। और भी ज्यादा जितने ब्रांचेस हैं हमारे, जैसे ज्योग्राफी है और भी जैसे हिस्ट्री के साथ है, वो सारी ये जो हमारे साइंस और जो दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं सारे इंटर रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्लियर कट तो है नहीं है, बट स्टिल हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं अंडर डिफरेंट हेड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स के अंदर हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो आप हमने यूनिट्स, मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था कल कि 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं कल हमने बताया था आपको। आपने उसको बनाया है, कुछ टेबल बनाया है? लेंथ, 3 किए हैं आपने। अच्छा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका मैं आपको पहले एक टेबल बना के बताता हूँ। अंशिता, आप भी यहाँ पे ध्यान से देखो कौन कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको कुछ आइडिया है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपके पास है, आप गए बाजार के अंदर, ठीक है, आपने बोला चीनी दे दो मेरे को। किस हिसाब से उसको मेजर करोगे आप? मेजरमेंट किस हिसाब से होगी उसकी? किलो के हिसाब से। आप लोग किलो के हिसाब से, कई बोलते हैं किलोग्राम के हिसाब से। व्हाट इज द डिफरेंस? एक बात होगी। फिर हम बोल रहे हैं कि क्लास कितने टाइम की है? 1 घंटे की क्लास है, तो टाइम की मेजरमेंट किसमें की हमने? आर में की। ठीक है, और क्या हो सकता है? लेंथ। हाँ, बिलासपुर से लेकर के मंडी तक का डिस्टेंस कितना है? से 60 किलोमीटर। तो उसको किसमें मेजर किया हमने? किलोमीटर के अंदर मेजर किया। तो ये डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको हमने मेजर किया, और उसके साथ जो हमने किलोग्राम, किलोमीटर,
लीटर या हमने क्या किया होता है आर, सेकंड, ये क्या है इसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आती हैं, एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स की बात होगी। अब ये एसआई क्या मतलब है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, हुआ क्या कि एक टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट, मेरे जैसे, गौरी जैसे, आपके जैसे साइंटिस्ट एकदम बस ऐसे कमरे में इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला यार कई जो मीटर है उसको फुट में नाप रहे हैं। फुट पता है ना आपको कितना होता है, जो आपका 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है दैट इज 1 फुट। ओके, कई उसको मीटर में नाप रहे हैं, कई बोल रहे हैं जी कि यार्ड्स में, है ना। वो क्रिकेट का मैच देखा होगा आपने, उसके अंदर इनर सर्कल होता है, वो 30 यार्ड का सर्कल होता है, डॉट डॉट से लगाया होता है सर्कल। ठीक है, कई यार्ड्स में माप रहे हैं इसको। अब सारे के सारे बोलते हैं कि भाई मेरा वाला मानो, मेरा वाला मानो, है ना। तो सभी की सहमति बनी कि हम एक एक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको कोई एक ही यूनिट से मेजर करेंगे। तो वो यूनिट कौन सी है, जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था ये वाली चीज को, मैं थोड़ा सा क्विकली करवाता हूँ इसको। लेंथ, इसको किस में मेजर किया है, इसकी यूनिट जो है मीटर। मीटर, और इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अच्छा आपको अगर मैं मीटर के बारे में बताऊं तो वो कितना कर होता है, हाँ कितना, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने इतना निकाला था। ठीक है, हमने कैसे निकाला था कि ये जो ये है दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो इसी को ही हमने रेफरेंस मान करके हमने निकाला कि इतना कर 1 मीटर के बराबर हो। ठीक है, मतलब ये इस बताने के लिए आपको कि आप 1 मीटर को एक कमरे के बराबर मत समझ लें। ठीक है, तो लेंथ मीटर, इस तरीके से एम इसकी तरह लिखते हैं। ठीक है, और मास, मास को हमने किस में लिखा था, किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको हमने कैसे लिखते हैं, केजी। हाँ हाँ बनाइए इसको, इसको साथ साथ में नोट करते रहो तो आपको ही बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं पहले छोटी छोटी चीजों के ऊपर आता हूं। मास क्या होता है और मास और वेट के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, मास आप सभी समझते हैं कि कुछ ना कुछ भार है किसी चीज का। अब अगर मैं अंशिता आपसे पूछूं कि आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, जिसके ऊपर वेट मेजर करते हैं, तो आपको कितना वेट आता है, क्या वो वेट मास के बराबर होता है, या वेट या मास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, कैसे है मास और वेट डिफरेंट। ओके, तो आपका वैसे वेट क्या है, कोई आइडिया। 46, 50 के अराउंड ले लो इसको, 46 के केजी के हमने लिया। ठीक है, लेट अस सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 46 केजी। ठीक है, जो मास रहता है, ठीक है, ये है 46। बट अभी मैं आपको एक और वेट का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में समझाता हूं। ठीक है, वेट क्या चीज है, वेट क्या चीज है, वेट रहता है हमारा मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ये तो यूनिट्स हैं इसके, और मास के क्या हो जाएंगे, किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो वेट आया ये फोर्स के बराबर होता है, ये फोर्स है। ये मतलब क्या है इसका, अगर आप अर्थ के ऊपर हैं तब है आपका वेट 46 केजी, अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा, कितना 16 हो जाता है ना मून के ऊपर वेट, लगा लो साहब बताओ कितना हो जाएगा, 46/6 करना पड़ेगा आपको, 8 किलो के आसपास ही पहुंचोगे आप, है ना। तो अब ऐसा तो होना नहीं चाहिए,
जो यूनिट्स हैं वो बनाई क्यों गई थी, क्यों बनाई जाती हैं यूनिट्स, ताकि अगर मैं मेजर कर रहा हूं कोई चीज को, या कोई चीज गौरी मेजर कर रही है, अंशिता मेजर कर रही है, तो उनका माप सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए मुझे, तो अगर मैं 1 किलोग्राम बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी वो उतनी ही क्वांटिटी की होनी चाहिए, गौरी के लिए भी उतनी क्वांटिटी की होनी चाहिए, अंशिता के लिए भी उतनी ही क्वांटिटी के लिए 1 किलोग्राम चीनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए वो 40 किलोग्राम हो, किसी के लिए 8 ही किलोग्राम हो, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये रहता है हमारी यूनिट्स बनाने का मतलब। अब क्या मतलब है, अर्थ से गए एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, अर्थ पे बोला कि आपको क्या करना है कि कुछ 1 किलोग्राम का सैंपल मून से वापस लेके आना है। ठीक है, अभी हमारा गगनयान मिशन भी है इंडिया का, उसमें क्या कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लेके जाएंगे। ठीक है, एक बार गए हैं ह्यूमैनिटी के अंदर, तो अब क्या है कि इंडिया पे अर्थ पे बोला कि 1 किलोग्राम आपने मून से सैंपल लेके आना है, बट अगर आपके पास ये यूनिट्स का ही ये सिस्टम खराब हो गया, किसी के लिए यहाँ पे 1 किलोग्राम कुछ अलग है, मून के ऊपर कुछ अलग है, तो वो तो फिर टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा बात। इसीलिए हमने क्या किया, वेट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। वेट फंडामेंटल नहीं है। कौन है फंडामेंटल? मास फंडामेंटल है। क्यों है ये? क्योंकि ना ये अर्थ के ऊपर बदलेगा, ना ये अगर आप चल जाओ मून के ऊपर तब भी नहीं बदलेगा, किसी और प्लेनेट पे चल जाओ तब भी नहीं बदलेगा, मास सेम रहता है। अच्छा, अब कईयों ने बोला मुझे कि चीनी लेनी थी, कितनी लेनी, 1 किलो 2 किलो, किलो नहीं है, किलोग्राम बोलना है साथ में। ठीक है, क्यों बोलना है? क्योंकि जो किलो है ये सुफिक्स होते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, जैसे कि ये 10⁻3 का मतलब क्या हुआ, किलो। सेंटी का मतलब क्या हुआ, 10⁻²। मिली का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻3। माइक्रो का क्या मतलब हुआ, 10⁻⁻6। नैनो का मतलब 10⁻⁹। तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, मतलब सामने लगने वाले हैं। इसके आगे आप ग्राम लगा दो, ग्राम लगा दो, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, या लगा दो मीटर लगा दो, मीटर है हमारे पास, लेंथ की है, तो क्या हो गया आपके पास, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। डिफरेंट हो गई टोटल चीजें, फिजिकल क्वांटिटी ही डिफरेंट हो गई। पहले ग्राम में थे तो हम किसको मेजर कर रहे थे, मास को मेजर कर रहे थे। जब हमने इसको मीटर में कर दिया तो हम किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये लिखी हुई हैं चीजें, ये आपकी सुफिक्स हैं, ये सेम रहती हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या मेजर कर रहे हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारी थर्ड क्वांटिटी क्या थी, क्या थी, टाइम। टाइम की हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। वेरी गुड, इसको स्मॉल एस से लिख देते हैं, एमएलटी। और क्या, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी क्या है, एम्पियर। एम्पियर, कैपिटल ए। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, किसने बोला है, हाँ ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्या बोले इसकी, केल्विन, केल्विन के से। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपको थोड़ा टाइम बाद पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट समझो आप। लेकिन केल्विन जो है, केल्विन में आपको समझाता हूँ, इसका भी थर्मोडायनेमिक का पूरा चैप्टर है आपके ऊपर, आपके पास, लेकिन स्टिल मैं आपको केल्विन थोड़ा समझा दूं। डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये बात है मेन चीज। ओके,
अब कोई बीमार हो गया है, ठीक है, उसको क्या डाला जाता है मुंह में उसके, ये थर्मामीटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया जाता है ना, टेम्परेचर के लिए। तो लेट अस सपोज अंशिता कि किसी बच्चे के बुखार आ गया है, उसको हमने थर्मामीटर यूज किया और उसका जो टेम्परेचर है वो आया है 100, ठीक है, और कुछ यूनिट्स हैं उसके अंदर। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी यूनिट्स होती हैं ये? क्या वो सेल्सियस होती हैं, क्या वो केल्विन होती हैं, या फ़ारेनहाइट होती हैं? अगर आप बोल रहे हैं डिग्री सेल्सियस, एक बात थोड़ी सी देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होता है? कब मतलब पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, कितने टेम्परेचर के ऊपर? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो पानी आपका बर्फ बन जाए। बॉयल कब लग जाता है करने? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर, किसी पर्सन का टेम्परेचर, किसी बच्चे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो तो बॉयल ही कर जाएगा। ओके, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, दिस इज फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्केल होते हैं, उनमें से एक स्केल केल्विन हमने चूज किया, ठीक है। अंशिता, मैं आपके लिए एक स्केल बना रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया 0 केल्विन, ठीक है, और इधर है 273 केल्विन, और ये आगे को और आगे जाता जा रहा है। अगर ये 273 केल्विन है, ये केल्विन वाला स्केल ऊपर है, और नीचे को मैं बना रहा हूँ सेल्सियस वाला स्केल, तो 273 केल्विन के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और 0 केल्विन इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत पीछे आकर के। और वैसे ही अगर बॉईल हो रहा है आपका कितने के ऊपर? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो अगर केल्विन में करना हो तो 373 केल्विन। गॉट इट? ये आपके पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है इसकी? मोल, MOL। ओके, नाउ व्हाट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मेरे पास कितने पेन हैं? मेरे पास कितनी कॉपीज हैं? 3 कॉपीज, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाए, 6.022 इंटू 10 पावर 23 हो जाए, इतना बड़ा नंबर हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं 1 मोल। मैं आपको भी बताता हूं कि ये 10⁻23 कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कितना बड़ा नंबर है ये। लेट अस सपोज ये कितना होता है? 10⁻1, 10 है ये। 10⁻2 कितना हो गया? 100। 10⁻3 कितना हो गया? 1000। 4 कितना हो गया? 10,000। 5 कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ में भी 8 ही पहुंचे। ये कितना है? 23। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या करोगे, ठीक है। ये काम आता है एटॉमिक स्केल के ऊपर। इतने ज्यादा एटम बना करके आपका कुछ ग्राम बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, C12, ठीक है। C12 कार्बन का एटम है। अगर इसके C12 एटम है, ठीक है, अगर इसके इतने ज्यादा एटम्स जुड़ जाएं तो आपको 12 ग्राम कार्बन मिलेगा। कितना? 12 ग्राम कितना कर होता है? बड़ा कम होता है, ठीक है। तो इतना सा आपको कार्बन मिलेगा, इतने सारे एटम जुड़ने के। तो ये एटॉमिक स्केल के ऊपर काम करता है। गॉट इट?
तो अब हम आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बचा? द सब्सटेंस luminous intensity, yes. luminous intensity इसकी होती है कैंडेला, ठीक है, CD। ये luminous intensity किससे रिलेटेड है? गौरी, लुमिनस एक ब्रांड भी है, ठीक है। लुमिनस ब्रांड है किसका? लाइटिंग का ब्रांड, बल्ब का ब्रांड है लुमिनस, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, ठीक है। अभी आप सिर्फ 10th पास करके आए हो तो मैं आपको छोटा सा एक करवाता हूँ एक्सपेरिमेंट। ऐसे पकड़ो, अपनी कॉपी को पकड़ो जैसे मैंने पकड़ी है कॉपी, ठीक है। अभी लाइट किस तरफ से पड़ रही है? उस तरफ से पड़ रही है, ठीक है। हमने इस तरफ किया है और इसको धीरे, अभी यहाँ पे आपके पास हल्का सा क्या है, ऐसे रखो इस तरफ को, इसको, वेरी गुड। अभी क्या है, इस तरफ को परछाई आ रही है, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा इस वक्त एज कंपेयर टू, अभी देखना, अभी हल्का सा इधर लेके आओ, थोड़ा सा ज्यादा लगा दिखने, थोड़ा सा इधर और लगो देखने, थोड़ा ज्यादा आपको लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है आंख के ऊपर। दिस इज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब मैं करूं, देखो ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हुई, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहा हूं। पहले मैंने बल्ब जलाया, हल्की सी बढ़ी, अब मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और बढ़ा रहा हूं, जब मैं ट्यूबलाइट जला रही हूं इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ज्यादा बढ़, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं, ओके। अब हम एक एक को इसके अंदर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए, ठीक है। आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर अब फंडामेंटल यूनिट्स ही रही हैं, सप्लीमेंट्री नहीं रही हैं, 2 ही होती हैं उसके अंदर। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखना है आपने, जो मैं आपको बोलूंगा, और आई थिंक आपने, गौरी आपने लिखा भी हुआ है, ये लेंथ के बारे में है ये। मीटर, it is defined by taking the fixed numerical value it is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum, C equal to 299792458। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। लेंथ को किस क्वांटिटी के साथ हमने जोड़ के पढ़ा है? C इक्वल टू 299792458, ओके। इसको हम कैसे लिख देते हैं? 2.99, ओके, या 3 ले लेते हैं हम इसको डायरेक्टली, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। व्हाट इज दिस? C है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब आपने हमारे पास अभी हम जहां पे रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। अर्थ के पास लाइट आने का एक ही सोर्स है, सन, हमारा प्यारा सन, ठीक है। हमें मिलियंस ऑफ ईयर से वो लाइट दे रहा है, ठीक है। वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और उससे हमें लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है। कुछ टाइम लगाएगी वो हमारे तक पहुंचने में, लाइट
सन से लेकर के अर्थ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगाएगी, तो कुछ ना उसकी स्पीड भी होगी। ठीक है, तो वो स्पीड जो है उसको हमने लिखा है c से। ठीक है, c से स्पीड लिखा है, तो ये वाला आप याद रखेंगे, ये वाला जरूरी है और ये याद करने हैं ये। ठीक है, हर एक क्वांटिटी के साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे है कांस्टेंट है और वो याद करने हैं। अब बात क्या है, जो c कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। ठीक है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, चलो नेक्स्ट टाइम आएगा आपके पास आगे चल करके, बट अभी अभी आप सिर्फ यही याद रखो कि स्पीड ऑफ लाइट है ये किसी भी कहीं पे भी जाओ आप इतनी ही रहती है। ठीक है, चाहे कोई कितनी मर्जी स्पीड से चल रहा है उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट यही है, चाहे वो कितनी स्लो स्पीड चल रहा है उसके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट यही रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कितनी ज्यादा ये स्पीड है, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ज्यादा है, और वो भी मीटर पर सेकेंड। एक इतना मीटर होता है, ये 1 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर रही है। किलोमीटर के हिसाब से जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर कर लेगी ये। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल करती है। गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगी बड़ी हद। ठीक है, जो 4 लेन के ऊपर स्पीड लिमिट कितनी है? 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर आप चलो, बस इतनी सी है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी एंड वेरी वेरी फास्ट, और ये लिमिट है हमारे यूनिवर्स के अंदर, इससे ज्यादा स्पीड कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैक्सिमम है, कोई चीज इससे ज्यादा स्पीड वेलोसिटी, यू आर इन द वेलोसिटी अकेडमी, इससे ज्यादा वेलोसिटी स्पीड बोलूंगा मैं, अटेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपको ये वाला कांस्टेंट याद रखना है। अब इसके साथ ये मीटर कैसे रिलेटेड है मैं ये भी बता देता हूं आपको। जो वेलोसिटी होती है वो उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और जो ये वेलोसिटी को किससे लिखा है आपने? स्पीड ही है ये, स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, अब स्पीड, अब मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। कोई डाउट इसके अंदर? ये जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला था, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी आगे आगे पढ़ोगे आप ये सब चीजें, बट स्टिल ये थोड़ा 10th का भी था, 10th में भी था ये, है ना। अब कभी भी आप गाड़ी के ऊपर चले हुए हो, ठीक है, आपने क्या देखा लगा होता है स्पीड लिमिट का, कि आपकी लिमिट जो है वो किससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या डिस्टेंस, आर क्या टाइम, किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है आपका स्पीड का फॉर्मूला। मैंने इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो मैं अब यहां लिख रहा हूं, सी क्या होगी आपकी, दिस वन। टाइम किस में ले रहे हैं हम? सीजियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सीजियम फ्रीक्वेंसी अभी जब टाइम की बात करेंगे हम तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीजें आपको पता है तब आपका आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है आपका फिर ये, तब ये 1 मीटर बनता है। गॉट इट? इस तरीके से आपका ये, जब आपने कांस्टेंट लिए, कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, तब आपके पास 1 मीटर यहाँ पे डिफाइन होता है। इस तरीके से डिफाइन होता है 1 मीटर। ओके, तो आपके पास एक कांस्टेंट आपको लगा, बताइए, c, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है c? स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ आगे, वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। ये चीज जरूर बोलना, अभी हम पढ़ ही रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट होकर के स्पीड ऑफ लाइट को सिर्फ और सिर्फ 3 × 10⁸ बोलोगे तो जस्टिफाइड नहीं होगा। गॉट इट? आपको क्या बोलना है आगे? मीटर पर सेकेंड। गुड। और मास, मास के लिए भी आप ये डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, डेफिनेशन है, इसको लिख लो। मास, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू
of the Planck's constant h to be 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. Planck's constant 6.626, yes, 626 into 10 raised to power minus 34 joule second, yes, which is equal to where meter and second are defined in terms of C and frequency of cesium. ये जो जितनी भी चीजें हैं ये आगे चल करके मैं फॉर्मूला आते हैं इसके अंदर, जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, वहां से ये आपकी मास जो है वो डिफाइन किया जाता है। और तो ये आगे चल के आप पढ़ोगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला है, स्टिल मैंने नोट्स के अंदर डिफाइन किया है, अगर आपको पढ़ना हो इससे पढ़ो आप, ठीक है, आगे चल के लिए भी आपको। या श्योर श्योर, मॉडर्न, यस, मैंने भी अपने प्लस टू के अंदर ये पढ़ी थी, ये सेम ही चीज है। अच्छा, जो ये मैं आपको स्टिल मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी लें, एनसीईआरटी लें। एनसीईआरटी कौन सी होती है, इस टाइप की किताब रहती है ये, ठीक है, इससे पढ़ो। अभी क्या है, अभी बच्चे ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें देख करके वैसे डर जाते हैं, इसलिए ये पढ़ो, ये जो होती है ये, हाँ तो इसको पढ़ो ना फिर, ये जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के प्रोफेसर्स ने बनाई होती है, देखना कौन कौन से प्रोफेसर्स ने बनाई, यहाँ पे लिखा भी होता है, यहाँ पे कई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के होते हैं, ये देखो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमिटी है, मेंबर्स हैं, दीज आर स्कॉलर्स द बेस्ट इन द इंडिया, ठीक है, पूरे कंट्री के अंदर बेस्ट पीपल होते हैं। ये तो किसी एक व्यक्ति ने, दो व्यक्ति ने, तीन व्यक्ति ने बनाई, चार व्यक्ति ने बना दी साथ में, ये तो यहाँ तो 10-15 व्यक्ति साथ में मिलेगा, 20 व्यक्ति हैं साथ में मिलेगा। दिस इज द मोस्ट बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स, ठीक है, आप इसको रेफर करो और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम ही चीज होती है, बट होता क्या है कि इसके अंदर पहले मैथमेटिकल टूल्स वगैरह थे, ठीक है, हाँ वो मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, आपको जितनी जितनी आपको जरूरत होगी मैं आपको मैथमेटिक्स भी करवाते रहूंगा यहाँ पे धीरे धीरे, उसको टेंशन लो। अभी पहले आप क्या है कि पहले तो फिजिक्स पढ़ने के लिए, अभी तो फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो मैं जो आपको करवा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लिखना कैसे है, ठीक है, मीटर सेकंड ये चीजें बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना। ये देखो मास के लिए कौन सा कांस्टेंट आ रहा है आपके डेफिनेशन के अंदर, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जितने कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज आपको याद करनी है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इनटू जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड है, ठीक है, जूल पर सेकंड का मतलब होता है जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, नो दिस इज जूल मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ओके, क्या है ये 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। ये कुछ क्वांटिटीज हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, ये इनको थोड़ा याद रखो, दिमाग में रखो। और टाइम के बारे में, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू time, it is defined by taking the fixed numerical value of cesium frequency
in the unperturbed, yes, unperturbed unperturbed ground state hyperfine transition frequency of the cesium-133 atom. टू बी, इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी सीजियम है, ये 9192631770 हर्ट्ज, ठीक है। अब काफी भारी भरकम शब्द आया है इसके अंदर, एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैंने लिखा क्या है, ये V है, ये U है, ये है क्या ये ना V है ना U है, दिस इज न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, ठीक है। ये इंग्लिश लेटर नहीं है, ये दिस इज न्यू। V होता है ऐसे, U होता है ऐसे, न्यू होता है ऐसे को, ठीक है। ये आई थिंक कौन सी है, ये ग्रीक है ये, या कोई मतलब एक लैंग्वेज है उसके अंदर, मतलब ये सारे तो थीटा वगैरह है, वो भी सेम ही लैंग्वेज के हमने वर्ड्स यूज किए हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। ये न्यू है, एक रहता है म्यू, म्यू क्या होता है, ऐसे लिखते हैं म्यू, यू के साथ ये डंडा लगा देते हैं ऐसे को, ठीक है। थीटा है, जीटा भी होता है, ईटा भी होता है, तो उनको हम धीरे धीरे आएंगे, मैं बताते जाऊंगा आपको, ओके। तो ये आपको एक चीज लगी पता। देन हम क्या करते हैं, जब भी लिखना होता है कुछ भी, तो हम ना ऐसे पैरों में लगा देते हैं। ये सीजियम का मैंने साथ में लिख दिया है, मतलब ये इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो किसी भी चीज की हो सकती है, मैंने इसकी दी डेफिनेट सीजियम की, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इतना बड़ा नंबर है यहाँ पे, उसके बाद हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, 1 बाय टाइम, मतलब सेकंड इनवर्स, गॉट इट। अच्छा, एक और चीज, क्या पता आपको इनवर्स के बारे में ना पता हो, क्या आपको इसके बारे में पता है, ये क्या लिखा मैंने, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, फ्रीक्वेंसी मैंने कैसे डिफाइन किया, 1 बाय टाइम। अब ये 1 बाय टाइम है क्या, लेट सपोज 1 बाय 30 मिनट्स या 1 बाय 30 सेकेंड ले लो, सेकेंड हम SI की बात कर रहे हैं, 1 बाय 30 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1 बाय 30 सेकेंड, ठीक है। अभी अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई है मैंने, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसको मैंने क्या करना है, रेज़ टू पावर -1 करना है, गॉट इट। अगर मैं इसको हटा करके ऐसे ऊपर लिखना चाहता हूं, तो रेज़ टू पावर -1 लिखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के साथ अगर ये रेज़ टू पावर -1 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि ये डिवाइड में है, ये है इसका मतलब। और रेज़ टू पावर -2 हो, तो मतलब होगा इसका, जैसे रेज़ टू पावर -2 है, तो इसका मतलब होगा कि अगर इसको हटा करके मैंने लिखना हो तो s² होगा, ठीक है। अब मैं ऐसे, ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ s है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 30 S इनवर्स, ये है ना। मैं एक एक चीज को ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज को थोड़ा आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वी हैव टाइम, आराम से समझो। कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आ रही है, लग रहा है पता है, उसको समझो। ये H ही है यहाँ पे, दिस इज H, दिस इज C, और जूल सेकेंड, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है। सेकेंड किसकी यूनिट होती है, सेकेंड इसकी टाइम की यूनिट होती है। अच्छा, एक और बात, इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, बाकी होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे ये हर्ट्स है,
ठीक है, हर्ट्ज क्या होता है, 1 बाय टाइम सेकंड इनवर्स, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू हर्ट्ज। अब हर्ट्ज यूनिट है वो किससे बनी, सेकंड से बनी, तो इसलिए हर्ट्ज क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट 7 है आपकी, ठीक है, 7 है सिर्फ और सिर्फ ये, ओके, इनसे ही आपके बन सकते हैं। जूल जो है ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ये भी आपकी इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से बन सकती है, इसके ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे बाद। तो ये है आपके पास। हाँ, अब डेफिनेशन के अंदर कुछ कुछ चीजें जो हैं वो बात बताता हूं मैं आपको। देखो सीजियम ही क्यों, सीजियम एक क्रिस्टल होता है। सीजियम जो है वो क्या है हमारे पास, एक आपने केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें कैसे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, उसके अंदर एक सीजियम भी रहता है। जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो कुछ वाइब्रेट करता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी काफी सोफिस्टिकेटेड मैनर से ली, वो इस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी आए तब हम उसको सेकंड के साथ इक्वेट करते हैं। Got it? और जो अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब अपने डेफिनेशन के अंदर देखो हमने क्या लिखा था, अनपर्टर्ब्ड, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो भाई, अनपर्टर्ब्ड होता क्या है। अनपर्टर्ब्ड होता है जब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे चले गए हो। टेम्परेचर क्या था आपका, केल्विन, केल्विन के अंदर भी 0 केल्विन के ऊपर चले गए हो, प्लस आपने उस क्रिस्टल के ऊपर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी ना कोई मैग्नेटिज्म, कोई इफेक्ट नहीं है, तब फिर उसको बोलते हैं अनपर्टर्ब्ड। गॉट इट, ये है। तो हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट ओवर 4:10 हो गए आज थोड़े लेट हो गए हम, कोई ना, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, वैसे हमारा 4:10 तक ही रहेगा ये, बस क्योंकि आज थोड़ी बातचीत इसके बारे में हुई, आपके बारे में, तब थोड़ा मुझे भी आइडिया नहीं रहा। ओके, तो मैं पहले आपको कुछ ना एक होमवर्क दे देता हूँ, ये करना क्या है आपने, आप क्या करो, एनसीईआरटी बुक लेनी है आपने, ठीक है, चाहे उसका डिजिटल फॉर्मेट में, चाहे उसका ऑन फिजिकल मोड पे लो उसको। आपने उसके अंदर से एक टेबल बना होगा, उसके अंदर इन सारी जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, टेबल नंबर 1.1 ही है वो, उसको सारे को नोट करना है आपने इधर अभी आधा काम हुआ है ये, ठीक है, इसको पूरा नोट करो, इसको पूरे का पूरा लेके आना है, और जिस दिन का काम है उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ओके, यू बोथ कैन गो नाउ। और कल हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, और जो यहाँ रह गए हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, कुछ समझ आ रहा है दोनों को? तो नहीं कि बिल्कुल सिर के ऊपर से गया।